विनीत सर, क्या करें इस मार्केट में? मतलब डेली आजकल तो निफ्टी ट्रेडर जो अगर अच्छी किस्मत वाले होंगे, जो अच्छे चार्ट वार्ट पढ़ लेते होंगे, वो तो ठीक है, कमा रहे होंगे। लेकिन जो लोग थोड़े से भी बेचारे निवेशक टाइप होंगे, बड़े कंफ्यूज इस समय चल रहे हैं। क्या करें सर? तो देखिए, अमेरिका का अभी डेट हो गया 38 ट्रिलियन। हम्म। हर रोज 21 बिलियन से बढ़ रहा हम्म। है ना। ये कोई मामूली सी चीज नहीं है कि इतना आप हम्म। डेट बढ़ाओ। हम्म। और उन्होंने जो $1 ट्रिलियन डील्स अनाउंस की थी, एक भी कंट्री ने साइन नहीं किया है। हम्म। कुछ पैसा आया नहीं है, क्योंकि हम्म। वर्ल्ड में इतना पैसा अवेलेबल ही नहीं है, कैश। हम्म। नंबर वन। हम्म। नंबर टू, इनको इकोनॉमिक बेल आउट लेना ही पड़ेगा अभी। हम्म। और ये लोग आईएमएफ के पास जाएंगे तो उसकी वजह से आप देखोगे कि डॉलर बहुत तेजी से घट जाएगा। ओके। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए एक क्रेडिट इवेंट है जो ग्लोबल डिस्ट्रप्शन कॉज करेगा। क्योंकि हम्म। देखिए, कुछ नहीं बोलिए तो सारे लोग अमेरिका में ही माल बेचते हैं, क्योंकि वो सबसे हम्म। लार्जेस्ट कंज्यूमिंग इकोनॉमी थी। हम्म। कंपैरिजन में देखें, इंडिया के 7-8 टाइम बड़ी है। सही बात है। तो तो जब ये बड़ा मार्केट कोलैप्स होगा तो इंडिया को भी चोट पहुंचने वाली है। वो तो डिनाइल ही नहीं है। और स्टॉक मार्केट में ज्यादा चोट पहुंचती है। हालांकि सही बात शॉर्ट है। टर्म होगा, वो टाइम रहेगा आपको स्टॉक खरीदने के लिए। सो जो निवेशक है उनसे मैं यही दरखास्त करूंगा कि आप निश्चिंत ना रहिए, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। आपको बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगा, पर उसमें थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। लेकिन जब बाजार गिरेगी तो आपको हिम्मत करके लेना चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज सर। क्या है कि इंडिया का, अभी आपको मैं पॉजिटिव्स बताता हूँ इंडिया के बारे में। कि हाँ। जितने भी कंट्रीज को इंडिया ने अप्रोच किया है, जैसे रशिया है, उधर अपना है ना, हम्म। मर्चेंडाइज सेल्स हार्डली 4 बिलियन है। हम्म। जापान इतना बड़ा इंडिया का इतना लॉन्ग टर्म से ट्रेडिंग पार्टनर है, इतने सारे टेक्निकल कोलैबोरेशन इंडिया में किए हैं, पर हम्म। वहां पे मर्चेंडाइज सेल बहुत कम होती है। हम्म। तो यूएई, रशिया एंड जापान हैव सेड हम्म। दैट दे विल टेक whatever we want to sell for to them। तो ये आपका हो गया एक टेक्सटाइल्स का ना, मुझे दिख रहा है कि सिचुएशन काफी ठीक ठाक हो सकती है। दूसरी चीज क्या है, गवर्नमेंट वॉर फुटिंग पे 50 मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रही है अपने डाइवर्सिफाई करने के लिए। हम्म। तो ये दो एनकरेजिंग साइंस है। तीसरी चीज जो मैंने सुना है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, कि बिटवीन रशिया, इंडिया एंड चाइना देर इज एन अनऑफिशियल एग्रीमेंट टू अब्सॉर्ब लॉसेज ऑफ ईच अदर। तो कोई सेक्टर में उनको कुछ तकलीफ हो रही है तो उसको अकोमोडेट करके एक दूसरे के अंदर कैसे वो सॉर्ट करे, वो सब चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना, काफी इंडिया के लिए पॉजिटिव है। और एक बात बतानी थी कि रशिया है अ वेरी बिग इंपोर्टर ऑफ चाइनीज कार्स। उनकी क्वालिटी बहुत खराब है। और अभी ये ना, इंडिया को एक मौका है टू सेल कार्स टू रशिया। तो ओके। कार बोला तो एक बिग टिकट आइटम होती है, तो ये काफी एनकरेजिंग है इंडियन एक्सपोर्ट्स टू रशिया के लिए। और एक अ, और अभी महिंद्रा का, अ, अभी मारुति की ईवी आई है। महिंद्रा की ईवी के भी बहुत वाहवाह है, चर्चा है मार्केट में। तो हमें लगता है कि ये जो ईवी इंडस्ट्री है काफी अच्छी तरह से चलेगी। जीएसटी का जिस दिन, मुझे लगता है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बहुत क्रूशियल है अपने लिए। हम्म। जैसे ये पास हो जाएगा ना पॉजिटिव, क्योंकि स्टेट्स को भी अपना देखना है, उसके हम्म। बाद में मुझे लगता है कि और कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट में। तभी हमें और बात भी कर पाएंगे क्या लेना है, क्या बेचना है। बट जनरली डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट काफी अच्छा है। इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं दिखती है। जो जीएसटी का रेट कट आएगा उससे मैं आपको बता सकता हूँ कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास में पेंटअप डिमांड जो है, वो सब राह देख रहे हैं ये जीएसटी कट का फायदा लेने के लिए। तो दिवाली तो बम्पर होने वाली है, ये तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। सो डोमेस्टिक कंज्यूमर सेगमेंट में रही है, एफएमसीजी में, एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर सेगमेंट, और गैस। गैस जितनी सस्ती होती जाएगी वो इतनी इंडिया के लिए अच्छी बात है। हम्म। तो गैस स्टॉक्स मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये जो सारे ओके। सेक्टर्स हैं, मुझे लगता है कि
डिफेंसिव प्रूव कर सकते हैं इन दिस वेरी टॉपसी टर्वी एंड अनसर्टेन मार्केट। विनीत सर ने आज काफ़ी दिनों बाद इतनी विस्तार में हमें पूरी सारी कमेंट्री एक मतलब 5 मिनट में जो समराइज करते हैं सर ने पूरी कर दी। मज़ा आ गया सर आपकी कमेंट्री सुन के। और लेकिन अभी बहुत सारी खबरें हैं, उन पर भी बात करते हैं। और सर कुछ डेटा पॉइंट्स भी दर्शकों के साथ शेयर करते हैं। बाजार बोलता है इसमें FISDI इसका डेटा एक बार देख लेते हैं कि कल किस तरह का देखने के लिए मिला। देखिए कल FIs ने बिकवाली की है और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि IT शेयरों में अक्सर अगर या तो IT या बैंकिंग में अगर बहुत तेज खरीदारी आती है तो अक्सर ये माना जाता है कि FIs ने खरीदारी की होगी, क्योंकि वो जनरली इन दो सेक्टर्स को ज़्यादा देखते हैं क्लोजली। और कल IT में अच्छी खरीदारी थी लेकिन FIs ने खरीदारी नहीं की, तो दैट मीन्स कि DIs ने शायद अपने को पार किया IT सेक्टर में डिफेंसिव बैट समझ के, या एक जहां पर लिक्विडिटी उनको आसानी से मिल जाती है IT शेयरों में, इसलिए शायद उन्होंने पार कर लिया। DIs ने कल 3215 करोड़ की बाइंग की है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो डेटा पॉइंट रहेगा वो रहेगा ग्लोबल इंडिसेस। तो अमेरिकन मार्केट्स पे देखते हैं। तो अमेरिकन मार्केट्स में कल 0.25% की गिरावट थी। आज हैंसेंग, निकाई, कोस्पी सभी में करीब आधा से 1% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। शंघाई जरूर ग्रीन में। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो अच्छी स्ट्रेंथ दिखाने वाले शेयर्स में देखें तो प्रोटीन करीब 8.5%, ओला इलेक्ट्रिक करीब 4%, CESC करीब 3.5%, नज़ारा टेक का काफ़ी दिन की पिटाई के बाद 3% ऊपर आता हुआ, इडलवाइज करीब 3% ऊपर आता हुआ। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि टॉप लूजर साइड पर हैं। तो लूजिंग साइड पर जो काउंटर खड़े हुए हैं आज उनमें देखें तो आइडिया यहाँ पर खबर है 9% गिरा हुआ है। PGIL 5% नीचे, JK पेपर 4.5% नीचे, PGEL करीब 3.5% नीचे और जायडस लाइफ करीब 3.5% नीचे। JK पेपर और कल पेपर शेयरों में एक अच्छी खरीदारी थी, आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। अब सबसे बड़ी खबर जिसकी वजह से आज स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है वो यही है कि टैरिफ अपडेट जो है कि भारत पर 50% टैरिफ अब लगना लगभग तय हो गया है, और जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि मार्केट में तेज गिरावट है। 27 अगस्त की जो डेडलाइन है वो आगे नहीं बढ़ेगी, अमेरिका ने ये बोल दिया है। अमेरिका के वाइट हाउस से जो उनके ट्रेड एडवाइज़र हैं उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया, जिसके बाद हमने देखा कि आज की जो ओपनिंग थी वो ख़राब इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिली है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये बोलते आ रहे हैं कि हम जो भी अमेरिका चाहता है ख़ास तौर से हमारे एग्री सेक्टर में घुसना है, SME सेक्टर में घुसना, उसमें हम नहीं घुसने देंगे। हमारे अपने जो लोग हैं उनके हितों का ध्यान सर्वोपरि रहेगा, और यही एक चीज़ है जिसकी वजह से GST रिफॉर्म भी लाया जा रहा है। हालांकि अमेरिका कनाडा के बीच बातचीत शुरू हो गई है, उनके बीच में भी इसी तरह की रसाकशी रही थी, एक समय पर काफ़ी तेज रही थी, और कनाडा ने अमेरिकी उत्पादों से कुछ टैरिफ में ढील दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर वो लोग बातचीत की टेबल पर आए हैं। विनीत सर, अगर हम देखें अब ये 50% टैरिफ तो लगभग लगना तय है। आपने बहुत सारे सेक्टर ऐसे बताए जहां पर कि हमें जाना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज़ और पूछूंगा कि अब जो कि 50% टैरिफ इफेक्टिव हो जाएगा तो लगभग हम अनवाइबल स्टेज में आ जाएंगे उन सेक्टर्स में एक्सपोर्ट करने के लिए। वो कौन कौन से सेक्टर होंगे जहां पर कि अनवाइबिलिटी रहेगी, और जितने भी पीरियड में मान लीजिए महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो भी अब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद राउंड टेबल पर बैठेंगे और ये कोई डील करेंगे, जब तक इन वो कौन से सेक्टर होंगे जहां से दूर रहें? ये सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आने वाली है वो डायमंड ज्वेलर्स को आने वाली है, हम्म। क्योंकि डायमंड, नेचुरल डायमंड मार्केट US का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है, हम्म। एंड मुझे लगता है कि इस पे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। बाकी के जो सेगमेंट्स है ना, हम उसको इलाज निकाल लेंगे। जैसे हमारे ऑटो स्पेयर पार्ट्स का एक्सपोर्ट्स है, तो वो अफेक्ट होगा शॉर्ट टर्म के लिए, पर जैसे जिस तरह से GST रिफॉर्म आ रहा है, इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, तो हमें लगता है कि ज्यादा तेजी से इंडिया का बढ़ने वाला है। आप देखिए जितने भी US के कार सेल्स के जो ज्योग्राफीज है जहां से माल जाता है, वो है साउथ कोरिया, जापान और इंडिया।
एंड ये सारे इम्पैक्ट हो गए हैं, और अमेरिकन विदाउट कार्स कैसे जिएंगे, उनको भी तो गाड़ी लेनी है। तो ये जो ट्रम्प ने जो गेम खेला है, वो मुझे लगता है कि ये जो क्रेडिट इवेंट होगा ना, उसके बाद में ये रिवर्स कर देंगे ये सारे डील्स। तो मुझे लगता है कि ये शायद 6 महीने लग सकते हैं ये ट्रेड डील्स रिवर्स करने के लिए। बट अभी के लिए अगर हमने ये सारी चीजें ओवरकम कर दी, इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स हम लोग डाइवर्सिफाई कर पाए यूएस मार्केट्स के से, क्योंकि लगभग 50 मार्केट्स में हम लोग बात कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द लार्जर मार्केट जो मैंने आपसे बात की। तो मुझे लगता है कि काफी बढ़िया सा ट्रेंड बनेगा। लेकिन वो जो क्रेडिट इवेंट है उसमें काफी मार्केट गिरेगी, अपनी भी गिरेगी, और वो टाइम हमें अपने को तैयार रहना है स्टॉक्स लेने के लिए। जी सर, कितना मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब कितना परसेंट तक की, किन लेवल्स पर हम कंफर्टेबल हो जाएंगे, या कितना परसेंट मार्केट के गिरने के बाद हम कंफर्टेबल हो जाएंगे? एक्चुअली देखिए ना, ये बहुत फ्लूइड एनवायरनमेंट है, क्योंकि एफआई की काफी सेलिंग हो चुकी है। अ, उसको पूरा डीआईएस ने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो वो एक जो प्रेशर था ना, वो निकल गया है। दूसरी चीज क्या है, गवर्नमेंट ने एमपी ने अलाउ किया है कि पोस्ट ऑफिस कैन बिकम डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो मुझे लगता है कि डीआई फ्लोज बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं, और ये जो ग्रैन्युलर मनी आने वाला है ना स्टॉक मार्केट में, ये बहुत एक्सप्लोसिव रहने वाला है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो ये और एक सेगमेंट है जहां पे निवेश करना चाहिए, विच आर एएमसी स्टॉक्स। तो कहना कितना गिरेगा मार्केट, थोड़ा मैं इसके ऊपर व्यू नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि ये टॉपसी टवी होने वाला है। इसमें हमें देखना पड़ेगा कि आईटी स्टॉक्स कितना करेक्ट करते हैं, क्या होता है उनके साथ। तो ये बहुत क्रूशियल चीज है कि आईटी स्टॉक्स ये ट्रेंड वेदर करें। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो मार्केट काफी घुस सकती है, जॉब लॉसेस भी हो सकते हैं। उसके पीछे ना हमने जो गवर्नमेंट एफर्ट्स ले रही है उसके सामने एक बैलेंसिंग नेगेटिव फोर्स भी क्रिएट हो सकता है इंडियन मार्केट का। सो टू स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, और ज्यादा कमेंट्री नहीं दूंगा ऑन कितना मार्केट गिर सकता है। हाँ, लेकिन ट्रेंड जरूर वीक रहने वाला है। ट्रेंड वीक रहने वाला है मार्केट में, और कुछ एक सेक्टर सर ने इंडिकेट कर दिए हैं। आईटी अगर संभाल पाया तो ठीक, नहीं संभाल पाया तो मार्केट ज़्यादा गिरेगा, ये क्लियर बात है। लेकिन दूसरी चीज़ सर ने बताया कि डायमंड, जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड, इस तरह के जो सेक्टर हैं लेबर इंटेंसिव, और जो जिनका यूएस में एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर थोड़ी सी फ़िलहाल गिरावट आ सकती है। अगले 3 महीने एटलीस्ट कम से कम लग सकते हैं, 3 से 6 महीने, जहाँ पर कि हमें उम्मीद है कि हम ट्रेड डील के लिए पॉजिटिव साइड पर आते हुए देखें। क्योंकि ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं, भले ही वो कनाडा हो, मैक्सिको हो, जिनकी शुरुआत में काफ़ी ख़राब हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो अब धीरे धीरे टेबल पर आने लगे हैं, बातचीत शुरू हुई है उन देशों के बीच में। तो इंडिया की बातचीत ट्रंप के साथ पहले इतनी ख़राब नहीं थी, ये पिछले 1 महीने में ही ज़्यादा माहौल बिगड़ा है। तो ये थोड़ा सा देखना होगा, शायद इंडिया उस चीज़ को रिकवर भी कर ले, और इंडिया उस चीज़ को कोप अप भी कर ले। लेकिन सर एक चीज़ जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल बोली है, और वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि अपनी कंपनियों को कि 1400 से 1500% तक दवाइयों के रेट घटाने होंगे, और मुझे जो फार्मा पर इंपोर्ट टैरिफ लगाना है, वो फंसे हुए हैं। एक्चुअली उनकी जो दवाइयों की कीमत होती है अमेरिका में, और जो हमारी दवाओं का एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में, उन प्राइजेस में बहुत बड़ा डिफरेंशियल है। तो वो शायद ये डिफरेंशियल कम करना चाहते हैं, या डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। 29 सितंबर तक उन्होंने कंपनियों को दवा घटाने के अल्टीमेटम दिया हुआ है, हालांकि 1400 से 1500%। सर आपको लगता है कि अगर अमेरिकन कंपनीज 1400 से 1500% तक दाम घटा पाई, तो ये पॉसिबिलिटी है वो इतने मार्जिन पर काम कर रही थी? देखिए, उसने जो डेटा पॉइंट्स प्रेजेंट किए हैं वो काफी सकारात्मक है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप
सॉरी टू से काफी बकवास करते हैं। तो उनकी जो पॉलिटिकल हेडलाइंस रहती है उस पर आप ध्यान मत दीजिए। इंडिया का तो जेनरिक एक्सपोर्ट है ना, वो ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स ऑफ हो गए उनका है, और वी आर द लोएस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। हम्म। हाँ, थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है प्राइसिंग पे, हम्म। लेकिन अगर आप देखो, अगर मेडिसिन महंगी हो गई ना अमेरिका में, तो वहां पे सिविल सोसाइटी काफी डिस्टर्ब हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा इस पे कुछ करेंगे। हाँ, हो सकता है कि थोड़ी दवाई जो यूके में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है जो पैटेंटेड है उसके प्राइसेस कम हुए, उसका इंडिया को कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। हम्म। हो सकता है कि जैसे हमें वो जो 50% टैरिफ लगाया है वो जेनरिक्स पे भी लगा दे, बट जेनरिक्स पे टैरिफ्स लगाने के बाद अ, मुझे नहीं लगता है कि वो पावर में रह सकते हैं, क्योंकि ये जो सेंसिटिव मैटर है, लाइफ एंड डेथ का इशू है, उसके ऊपर क्लियर कट रिवोल्ट्स हो सकते हैं सोसाइटी में। सो ये पॉलिटिकली सेंसिटिव इवेंट है, मुझे इसका प्रोबेबिलिटी होने के 30 से 40% लगता है, नॉट मोर देन दैट। हम्म। तो सर अभी अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में क्या करें? ये पोजीशन बनाने का वक्त है या पोजीशंस में सतर्क रहने का वक्त है? देखिए, अमेरिकन इकोनॉमी 7-8 टाइम्स ऑफ इंडिया साइज, जैसे मैंने आपको बोला, हम्म। और ये क्रेडिट इवेंट होने वाला है, और वो क्रेडिट इवेंट आपके सारे बैंक्स को हिट करेगा। यूएस बैंक्स के पास पैसे नहीं है, उधर उन्होंने जो उनके जो लिक्विडिटी रेशियोज थे उनकी थ्रेशोल्ड और कम कर दी है टू अकोमोडेट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हाउसिंग प्राइसेस उधर क्रैश होने लग गए, और हाउसिंग से ही चालू होगा। आप देखोगे बाकी के एंग्लो सैक्सन मार्केट जितने भी है, कनाडा, आपका यूके, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, सब जगह प्राइसिंग क्रैश हो रहा है, और ये आप देखोगे यूएस में भी अभी प्ले आउट होएगा। हम्म। तो हमें थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए, बहुत सिलेक्टिवली बाइंग करना है। आपको अगर दिखे कोई स्टॉक में कि यही एरिया में 200-300% पोटेंशियल ग्रोथ है अगले 2-3 साल में, तो आप उसमें स्टॉक लीजिए। नहीं तो आप निवेशक जो है वो अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक करे, पोर्टफोलियो के लॉसेस बुक करे, और जहां पे वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है वहां पे वो ट्रिमिंग करे, और डिफेंसिव सेक्टर जो मैंने आपको बताया उनमें इन्वेस्ट करें। ठीक है सर। कल इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में भी करीब 1 से 2% की तेजी थी। कुछ एक बेस मेटल की प्राइजेस में तेजी देखने के लिए मिली, खासतौर से एल्यूमिनियम और जिंक में 2% तक का उछाल देखने के लिए मिला। सब मेटल के सेक्टर पर आपका आउटलुक, ये तो चलिए ठीक है, ये एक दिन का इंट्राडे मूव हो गया, लेकिन मेटल सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर में क्या कुछ आपका आउटलुक है तेल कीमतों को लेकर स्पेशली? नहीं, मुझे नहीं लगता है ऑयल प्राइसेस बहुत गिर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि लास्ट टाइम जब एक ऑयल में शार्प डिप आया था वैसा एक बार आ सके, बट वो शॉर्ट टर्म रहेगा। और कमोडिटी प्राइसेस, ये जो करेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ होने के बाद में, वो रियल एसेट्स जो है बहुत जोर से और तेजी से बढ़ेंगे। ओके। तो सर अभी मतलब मेटल काउंटर्स पर जिनकी पोजीशन है फेरस और नॉन फेरस दोनों में, उनमें कौन ठीक लग रहा है, कौन खराब लग रहा है आपको? सर, देखिए, मार्केट जब गिरेगी ना तो सब गिरेंगे। अभी अगर आप पूछेंगे कितनी हाइडिंग प्लेसेस है मार्केट में, तो मुझे नहीं पता। मेरा व्यू बेरिश है क्रेडिट इवेंट के लिए, और फॉल के बाद में ही शेयर लें। तो अभी कौन सा लेना है उस पर मैं एडवाइस नहीं करूंगा। ठीक है। तो सर ने एक ब्रॉडर चीज़ बता दी कि मार्केट वीक रहेगा और मार्केट में गिरावट आएगी, और सर ने इवेंट बताया कि देखिए कि अमेरिका को करीब 21 बिलियन डॉलर का डेली का मतलब एक तरह से इंटरेस्ट लग रहा है, और उनके 38 ट्रिलियन का डेट है, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। अब उनको बेल आउट के लिए जाना पड़ेगा। ये एक मतलब ऐसी स्थिति है जो कि हमने
एक तरह से यूरोपियन डेट क्राइसिस के समय पर देखी थी। विनीत सर, उस समय पर आई रिमेम्बर 2010-11 के आसपास की आई बिलीव शायद ये बात होगी, जब यूरोप डेट क्राइसिस में गया था और लंबे समय तक यूरोपियन मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया था। ये क्राइसिस कुछ इसी तरह का इतना ही बड़ा है कि मतलब हम, क्योंकि अमेरिका अपने आप में एक बहुत बड़ा सशक्त देश रहा है, लेकिन ये अभी तक अपने को आर्टिफिशियली खड़ा करते रहे हैं कि डेट सीलिंग बढ़ा बढ़ाकर दुनिया को इन्होंने इतना, आम आदमी को तो एटलीस्ट पता नहीं लगने दिया कि उनके ऊपर इतना डेट है। आज अब अमेरिका की ये जब चीज़ एक्सपोज हो रही है कि वो 38 ट्रिलियन डॉलर के डेट में खड़े हैं और अब उनसे खुद से वो सहन नहीं हो रहा है वो डेट, क्योंकि उनका इंटरेस्ट बर्डन इतना ज़्यादा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार फेड के चेयरमैन को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप इंटरेस्ट रेट घटाओ। भले ही इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या कुछ भी हो रहा है, बेरोजगारी कहाँ जा रही है, कुछ जा रही है, वो उससे ज़्यादा बॉदर नहीं हो रहे हैं। क्या लग रहा है सर, मतलब कितना, मैं पूछना सर अल्टीमेटली वही पड़ेगा कि ये अमेरिकन मार्केट लंबी मंदी में चला जाएगा उस समय, या मतलब है इनके चांसेस कि अगर बेल आउट कर लिया इन्होंने तो खड़े हो जाएंगे? क्या सॉल्यूशन क्या है उनके पास? नहीं, उनके पास एक ही सोल्यूशन है, गोल्ड को रीवैल्यू करे और ओके। उनकी जो एसेट्स की वैल्यूएशन है उसमें से एक या दो जीरो निकाल दें, क्योंकि अभी उनके जो सारे अनसस्टेनेबल है हम्म। तो वो बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, वो स्टेबल कॉइन्स और ये सब ट्राई कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि क्रैश लैंडिंग के अलावा और कोई इनके पास उपचार है। अगर ये इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, लेकिन उनको $8 ट्रिलियन का डेट रोल ओवर करना ही है, तो वो 4% पे करेंगे तो 8 4 32 $320 बिलियन का ये हो जाएगा उनको इंटरेस्ट कॉस्ट हर साल का। तो क्या ये सस्टेनेबल है? सारी चीजें मुझे नहीं लगता है सस्टेनेबल है, किधर ना किधर तो क्रैक आना ही पड़ेगा। सर, आपने कहा कि उनको अपनी एसेट वैल्यूज में से एक या दो जीरो हटानी पड़ेंगी। इट्स लाइक कि जैसे हमने देखा था ना, एक वो मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसमें वो कहते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि देखिए ये उनकी सैलरी है, उनके फादर की सैलरी है, उसमें से एक जीरो हटा दो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 2 जीरो हटा दो तो थोड़ा ज़्यादा फर्क पड़ेगा। सर, अगर एक या 2 जीरो उनकी एसेट से हट जाती है, दैट मीन्स कि 10 टाइम्स और कितना टाइम उनकी वैल्यू से हट जाएगा एटलीस्ट। तो मतलब डेंट तो लगना है वर्ल्ड इकोनॉमी पर उस समय पर। सर, हर बार मैं वैसे पूछता हूँ आपसे इंडियन आईटी के लिए, इंडियन आईटी में हमने पिछले 2 वीक में 2000 पॉइंट की तेजी देखी, लेकिन एफआईज उसमें बैक्ड नहीं थे। एफआईज ने बाय नहीं किया, डीआईज ने बाय किया। कोई स्पेसिफिक रीजन रहा है? वो अपने को इस सेक्टर से डिफेंसिव मान रहे हैं या क्यों बाय कर रहे हैं वो इसको? सर, आईटी में मेरा ध्यान कंसिस्टेंटली 2 साल से नेगेटिव है। उसमें जैसे मैंने आपको 3 रीजंस बताए कि एक तो जॉब लॉसेस होने वाले बिकॉज ऑफ एआई, हाँ। दूसरा आपको एग्जिस्टिंग टर्नओवर को अगर आप एआई में कन्वर्ट भी करते हो तो ग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि एक रेवेन्यू स्ट्रीम गिर रही है, दूसरी बढ़ रही है, तो दूसरी स्ट्रीम को बहुत तेजी से बढ़ना पड़ेगा टू कॉम्पनसेट फॉर ग्रोथ। वैल्यूएशंस इतने सस्ते भी नहीं है, और ये सब आप देखोगे प्ले आउट होते हुए आगे जाके। तीसरी चीज क्या है, जो डॉलर रेट है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, उनको डीवैल्यू करना ही पड़ेगा, तो फिर रूपी डॉलर का भी इंपैक्ट आएगा। तो ये सारी चीजें देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि आईटी में कोई सेंस बनता है बाइंग करने के लिए, जब तक इनका जो बिजनेस है ना अमेरिका से ड्रास्टिकली कम होके दूसरे देशों की ओर नहीं बढ़ता है। पर जैसे ग्लोबल स्थिति और हालात है, इंडिया इज द ओनली मार्केट जहां पे ग्रोथ है, बाकी सब मार्केट्स कोलैप्स हो रहे हैं। चाइना की सिचुएशन अमेरिकी की जैसी है आफ्टर वर्ल्ड वॉर। आपको पता रहेगा वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिकन के पास एक्सेस कैपेसिटी था, लेकिन जब यूरोप की कैपेसिटी आ गई तो अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था 10 साल का। वही सिमिलर सिचुएशन चाइना में है,
चाइना ने इतनी सारी कैपेसिटी बिल्डअप करके रखी है और उनका डोमेस्टिक मार्केट नील है, और उन्होंने ये जो कार्ड्स खेले हैं ना वो उनके लिए एक्सट्रीमली नेगेटिव है। तो चाइना की इकोनॉमी भी रिसेशन में जाएगी, जापानीज डेमोग्राफी कोलैप्स हो रही है, यूरोपियन डेमोग्राफी कोलैप्स हो रही है, रशिया वॉर पे है। तो आप बताइए कि कौन सा मार्केट है जहां पे ग्रोथ आएगी, और आईटी वाले कहां से ग्रोथ लेके आएंगे? सो ये सारे फैक्टर्स हैं। आईटी के प्राइसेस सस्टेन भी किए, ये भी सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक डोमिनो है, और इससे मैं बहुत ही दूर रहना चाहूंगा। सर एक काउंटर है साइन लाइफ, जहां पर कि आज एक ब्लॉक डील हुई है करीब 2800 करोड़ रुपए की। माना जा रहा है कि टीपीजी ने इस ब्लॉक डील के जरिए अपना हिस्सा बेचा है करीब 14.72%। डील 860 रुपये पर शेयर के भाव पर होने की बात है। ये कल रात ही फैक्ट शीट में आ गया था। सर अगर आप इस काउंटर को ट्रैक करते हैं तो टीपीजी का निकलना कितना इसके लिए किस तरह का साइन लेकर चले, क्योंकि काउंटर पे तो आज गिरावट है। सर मैंने काउंटर का नाम मिस किया, कौन से काउंटर की बात साइन कर रहे लाइफ हैं? सर, SAI साइन लाइफ। नहीं, साई लाइव एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, ओके। एंड ये सीआरडीएमओ में काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो जो भी टीपीजी वगैरह सेल कर रहे हैं, उनके जो फंड्स रहते हैं उनके वो तो उनके निजी इन्वेस्टमेंट डिसीजन रहते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी टाइम से पकड़ के रखा रहेगा। सो वो एग्जिट करे, पर ओवरऑल साइज सीआरडीएमओ काफी अच्छी कंपनी है। एक सर प्रॉब्लम वोडाफोन आइडिया के साथ चल रही है कि 2-3 दिन से पिछले आ रहा था कि पीएमओ से बात हो रही है, प्रधानमंत्री शायद इसमें कुछ डिसीजन लेंगे, वित्त मंत्री कुछ डिसीजन लेंगी और उसके बाद इनको एक एजीआर में बड़ी राहत मिल जाएगी। कल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के इस तरह के स्टेटमेंट आए कि एजीआर की राहत को लेकर अभी कोई बात नहीं हो रही है, फिलहाल कोई बातचीत नहीं है। हाँ, भविष्य में हो सकता है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रालय और बाकी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है और वो मिलकर एक कलेक्टिव डिसीजन लें, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं है। केवल इसी स्टेटमेंट से आज काउंटर 10% से ज़्यादा गिर गया है। कंपनी पर 83,000 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है, जो कि करीब 18,000 करोड़ रुपए की इनको सालाना किश्त मार्च 2026 से भरनी शुरू करनी है। विनीत सर कैसे देखें ये काउंटर? अक्सर एक्सपायरी से पहले 20-22 तारीख को इसमें खबर आती है इसी तरह की हर बार, ताकि लोगों के रोल ओवर हो जाते हैं फ्यूचर, और उसके बाद इस काउंटर में यही खबर दोबारा से हटा ली जाती है। ऑक्सीजन पर चल रहा है शेयर, ऑक्सीजन मिली 7 रुपये के ऊपर, ऑक्सीजन हटी 6 रुपये की रेंज में। क्या करें सर इस काउंटर पर? सर जैसा इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाला हुआ है वैसे ही अमेरिकन इकोनॉमी है। तो अगर आपको अंडरस्टैंड करना है कि अमेरिका में क्या होने वाला है, आप वोडाफोन से आप निकाल सकते हो कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये वोडाफोन आइडिया की स्थिति है सर, लेकिन मतलब अभी करे क्या? मतलब अमेरिकन इकोनॉमी में तो ठीक है, क्लैरिटी आ गई, लेकिन उधर तो चलिए ठीक है, वो तो वहाँ तो आम आदमी से लेके राष्ट्रपति तक सब फंसे हुए हैं। आम आदमी को वहाँ पता नहीं है, राष्ट्रपति को वहाँ पता है, तो इसलिए वो सॉल्यूशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया में तो यहाँ आम आदमी से लेके और बड़े HNIs तक सारे फंसे हुए हैं। इसमें क्या करें सर? सर इसमें 2 जीरो तो निकल गए ना। मुझे याद है ये स्टॉक 125 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, बिल्कुल। इसमें 2 जीरो निकल गए। और देखिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री में इतना सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। 5G में उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, अभी वर्ल्ड 6G की तरफ जा रहा है, तो दे आर आउट ऑफ कंपटीशन। उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ही नहीं। गवर्नमेंट ने 3 प्लेयर मार्केट सस्टेन करने के लिए पैसा डाला है इसमें, बट एंड दे डोंट वांट दिस कंपनी टू कोलैप्स बिकॉज इट्स ए नेगेटिव सिग्नल। बट इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। ये वेल लेफ्ट है काउंटर, मतलब आपको स्क्रीन से हटा ही देना चाहिए। ठीक है सर, अब बस मैं यही पूछूंगा कि इस समय वैसे तो आपने मार्केट में सारे सेक्टर, सारी चीज़ें पूरी क्लियरली बता दी हैं। अगर किसी के पोर्टफोलियो अभी है और उसको कहीं एक कहते हैं कि जैसे बारिश हो जाती है तो हम एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पानी ना गिर रहा हो, इस तरह से एक शील्ड लेनी है हमें कि कहाँ पर जाकर छिपे। वो आज की डेट में
आज अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में थोड़े हाई ग्रोथ या हाई बीटा शेयर पड़े हुए हैं, वहाँ से अगर आज काट के अगर वो इस टैरिफ और ये सारा अमेरिका का जो भी फियास्को चल रहा है, इससे बचने के लिए कहीं पर जाना हो, तो आज वो कौन से कोई दो एक काउंटर या कोई एक सेक्टर जो आपने वैसे बताया डोमेस्टिक कंजम्पशन वाला, उसमें कुछ बता दीजिए सर, सो दैट कि लोग थोड़े से बारिश को निकाल लें। सर मेरा क्लियर कट व्यू है कि अगर आपको पोर्टफोलियो सस्टेन करना है तो आपको हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स पोर्टफोलियो में नहीं रखने हैं। जो लॉस मेकिंग स्टॉक्स है उनमें आप प्रॉफिट बुक कीजिए, और आप चर्न कर सकते हैं ऑटोमोबाइल्स में, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में। बट आप ध्यान रखिए कि आपके शिफ्ट करने के बाद में भी मार्केट नीचे भी आ सकती है, तो आपको लॉन्ग हॉल के लिए सस्टेन करना है। एग्रोकेमिकल्स एक सेगमेंट है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एएमसीज है क्योंकि एसआईपीज बढ़ने वाले हैं, क्योंकि पोस्टमैन आर नाउ गोइंग अराउंड रूरल टाउन्स सेलिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो ये सारे जो मैंने आपको बताए ठीक करेंगे। ठीक है, तो सर ने कुछ एक सेक्टर ये बता दिए हैं जहां पर आप थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी देख के अपने हिसाब से आप वहाँ पर थोड़ा सा अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा नुकसान कम लगेगा, या हम कह सकते हैं ये भी जो वॉलेटिलिटी है इससे आप बच पाएंगे। ठीक है विनीत सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो अभी 530 पॉइंट नीचे सेंसेक्स है। निफ्टी में करीब 170 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। निफ्टी आईटी स्टैंड कर रहा है 50 पॉइंट ही नीचे है। लेकिन आज का जो लूज़र है वो एक्चुअल में निफ्टी बैंक है, जहां पर कि 500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने के लिए मिल चुकी है। लेकिन अब हमारे साथ दर्शकों के पसंदीदा गेस्ट अंशुल जैन साहब जुड़ चुके हैं, लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च। अंशुल भाई गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। नमस्कार अंशुल जी, क्या लग रहा है इंडेक्स पर, व्यू क्या है आपका? निफ्टी 24,800 भी एक बार तो तोड़ चुकी है, अभी हालांकि ऊपर आई है, 810 के आसपास चल रही है। क्या पॉइंट है आज आपका? सर कल जो मतलब एक होता है सांड को लाल कपड़ा दिखाना, तो कल जयशंकर साहब जाके ऐसे सांड को ऐसे लाल कपड़ा दिखा आए हैं, इफ यू डोंट लाइक डोंट बाई। तो आप सांड को लाल कपड़ा दिखाओगे तो वो सींग तो मारेगा ही। आज मारा है सींग, तो अब वो जो एक्सपेक्टेशन थी कि शायद रात 12 बजे तक टाइम है, जब तक लग नहीं गया टैरिफ तब तक ये मानना कि लग गया गलत होगा। अब तो भाई सांड को लाल कपड़ा आप दिखाए हो, अब दिखाए हो तो अब तो होना ही है, सांड पलटवार करेगा ही। बट जितना खराब रिएक्शन होना चाहिए था मार्केट का, उतना खराब रिएक्शन है नहीं। दैट बीइंग सेड, बैंक निफ्टी अपने मेजर सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रही है, ये घबराने की जरूरत आपको होनी चाहिए। तो आज की क्लोजिंग देखेंगे। आज 2CR पैटर्न जनरली टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में होता है, एक बार गूगल खोल के 2CR कैंडल रिवर्सल 2CR लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिवर्सल कभी कभार सेम डे ना बन के नेक्स्ट डे भी बनता है। तो 2 दिन हम वेट करेंगे आज और कल मिला के। अगर तो 54,955 100 ये रेंज आज और कल मिला के क्रॉस हो गई, तब तो मान लीजिए कि शॉर्ट टर्म बॉटम हिट हो गया है, हम बढ़िया तेजी प्ले करने वाले हैं। मान लीजिए अगर नहीं होता है, तब फिर दिक्कत चालू होगी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का टारगेट खुलेगा 53,000, जो कि है ईयरली वीवैप 2025 का वीवैप जो है, मतलब 2025 के स्टार्टिंग से प्राइस एंड वॉल्यूम का जो एवरेज है वो आता है 52,963 करीब। हम राउंड फिगर 53,000 पकड़ लेते हैं। तो आज और कल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने ये खड़ी है आपकी सेंसेक्स एक्सपायरी और निफ्टी एक्सपायरी, दोनों खड़ी है, ट्रंकेटेड वीक है। ये सारी चीजें मिला के 2 दिन, अगर हम 2 दिन मिला के 54,955 100 के ऊपर नहीं आए, तब ये बाजार बैंक निफ्टी धोती खोल देगा, 53,000 टारगेट तुरंत तुरंत खुल जाएगा। तो और ये डाउन मूव आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो इंटरडे एंगुलर वीवैप पे सेल मिले, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई वुड बेटर सिट ऑफ, मैं अलग कोने में बैठना पसंद करूंगा, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इस आपस लाल कपड़ा और सांड की लड़ाई में
मैं जो चीज देख रहा हूँ वो है एफआईआई का डेटा, जो कि बैठा है एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे। तो एक अच्छी खबर और इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग आ जाएगा कि आप ओवरनाइट ही शॉर्ट में इतना गंदा ट्रैप होगे कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये लास्ट का जो छाछ है, आई वुड बिलीव कि मैं छोड़ देना पसंद करूंगा, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक होना स्टार्ट हुआ तो एकदम से चीजें रिवर्स जब करेंगी ना, आप पोजीशन पलट, साइकोलॉजी इतनी अच्छी लोगों की नहीं होती कि तुरंत शॉर्ट में लॉस बुक करके लॉन्ग में आ जाए, क्योंकि शॉर्ट किया है और उसके ऊपर मिल रहा है तो आप तो यही मानोगे ना कि मैंने 100 में बेचा और 120 में मिल रहा है, मतलब ये तो और महंगा है, तो यहाँ और बेचना चाहिए। जबकि वो इसका उल्टा रहा है कि 100 में सस्ता मिल रहा था, आपने गलती से बेच दिया है, 120 में भी सस्ता है, ले लो 150 जा रहा है। तो वो साइकोलॉजी जल्दी चेंज नहीं होती। इसी वजह से बुल मार्केट में जब करेक्शंस आते हैं, मैं कोने में बैठ जाता हूँ, शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढता हूँ। तो मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी। हालांकि हम मेजर सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, मैं 2 दिन का वेट करूंगा, रिवर्सल बना तो ठीक, नहीं 53,000 का टारगेट खुलेगा और पूरा दारोमदार बैंक निफ्टी पे है, उसी के अकॉर्डिंग निफ्टी भी एक्ट करेगी। तो निफ्टी के लेवल डिस्कस करना उतना जरूरी नहीं है जितना बैंक निफ्टी है। बट फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ, निफ्टी पे अगर ये चीज इसी तरह से गड़बड़ाई तो गैप का लोअर एंड है 24,699, यहाँ पे आएगा एक मेजर सपोर्ट, क्योंकि वही स्विंग हाई भी है 12 अगस्त का हाई, और गैप के बीच में वही ओवरलैपिंग डिफेंस है। तो 24,702 रुपए 60 पैसा प्रिसाइज ऑन निफ्टी, ये टारगेट हो सकता है। तो अंशुल जी ने बता दिया है कि मार्केट में अभी जो देखिए, कल सभी बात हो रही थी, हमारे तीनों एनालिस्ट बैंक निफ्टी को लेकर थोड़े से पॉजिटिव थे, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने सारा रिवर्स कर दिया फिलहाल। और अब 2 दिन अगले बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी क्रूशल होंगे, अग्नि परीक्षा है। अगर 54,955 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं आता है तब तक मार्केट में थोड़ी ख़राब हालत के चांसेस बन रहे हैं। और बैंक निफ्टी अगर 53,000 आया तो आप समझ सकते हो कि मार्केट में होगा क्या उस समय पर, क्योंकि 2 ही इंडेक्स हैं, आईटी और बैंकिंग। अगर इनमें से एक भी डेंट लगा तो मार्केट संभालना मुश्किल हो जाता है। और आईटी ने संभाल के रखा हुआ है 2 दिन से, क्या 2 हफ्ते से मार्केट को संभाल के रखा हुआ है। 1,000 पॉइंट ऊपर आया आईटी निफ्टी, 34,400 से 36,400 तक गया, अभी 36,250 चल रहा है। तो 2,000 पॉइंट पिछले 2 हफ्ते में आईटी निफ्टी संभाल के ले गया। बैंक निफ्टी ने परफॉर्म नहीं किया। अगर अब संभला नहीं बैंक निफ्टी तो मार्केट ख़राब हो जाएगा।